हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ये वाला जो वीडियो है ये इस वाले चैप्टर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने ये भी देखा था कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है। और हमने क्या देखा था पार्ट 1 में, हमने ये देखा था कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। हमारी बुक में जो 4 टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स दिए हुए हैं उन्हें हमने लाइन बाय लाइन डिटेल में पार्ट 1 में पढ़ लिया था, ठीक है। साथ में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर के उनको भी हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। फिर पार्ट 2 में हमने पढ़ा था प्लास्टिक्स के बारे में, ठीक है। फिर हमने 2 इम्पॉर्टेंट टाइप के प्लास्टिक्स पढ़े थे, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। फिर हमने प्लास्टिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे पार्ट 2 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 2 में पढ़ ली थी। तो अब पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। तो ये वाला टॉपिक हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। अब प्लास्टिक और एनवायरनमेंट इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्लास्टिक के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। When we go to market, we usually get things wrapped in plastic और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। अब जब भी हम बाज़ार जाते हैं या फिर मार्केट जाते हैं, ज़्यादातर जो भी हम सामान खरीदते हैं, जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं, वो हमें प्लास्टिक की चीज़ों में मिलती हैं, ठीक है। प्लास्टिक के रैपर्स में पैक्ड होती हैं, ठीक है, या फिर वो पॉलीथीन बैग्स में मिलती हैं हमें, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। अब ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो हम बाज़ार से इतने सारे सामान लाते हैं, उससे हमारे घर पर क्या हो जाता है, प्लास्टिक की चीज़ें कलेक्ट होने लगती हैं। धीरे धीरे करके प्लास्टिक कलेक्ट होने लगता है, ठीक है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। वाई? अब अल्टीमेटली क्या होता है, देखो, अब ये फिर किस में जाता है, गार्बेज में जाता है, ठीक है। और फिर इसकी डिस्पोजल की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब ये कचड़े में डाला जाता है तो उसी के डिस्पोजल की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। और वाई, क्यों होती हैं, अब हम वो देखते हैं। देखिए, a material which get decomposed through natural processes such as by action by bacteria is called biodegradable material या substance। अब देखो, जो मटेरियल नेचुरल प्रोसेस से, बायोलॉजिकल प्रोसेस से क्या होते हैं, बैक्टीरिया के एक्शन से आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं बहुत ही आसानी से, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर हमारे पास मिट्टी है, ठीक है। इस मिट्टी में अगर हम वेजिटेबल पील्स डाल दें, ठीक है, जो पेड़ों की झड़ी हुई पत्तियाँ हैं वो डाल दें, तो कुछ दिन बाद क्या होती हैं, वो मिट्टी से गायब हो जाती हैं। एक्चुअली वो गायब नहीं होती हैं, उसमें क्या होता है कि जो मिट्टी में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे क्या करते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं वेजिटेबल पील्स को, ठीक है, जो पेड़ों की पत्तियां हैं उनको। इसके बारे में हमने डिटेल में चैप्टर नंबर 1 में देखा था, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स जो बहुत ही अच्छे से डीकम्पोज हो जाते हैं ईजिली, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से, ठीक है, बैक्टीरिया के एक्शन से, ऐसे मटेरियल को हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स या सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ है मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अब ऐसे मटेरियल्स जो आसानी से नेचुरल प्रोसेसेस से, ठीक है, बैक्टीरिया के एक्शन से डिकम्पोज नहीं होते हैं, इन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम मिट्टी लें, ठीक है, मिट्टी में हम क्या करें, पॉलीथीन बैग डाल दें, तो वो डिकम्पोज होगी ही नहीं। कितने महीनों बाद आके आप उसे देखना, वो डिकम्पोज नहीं होती है, ठीक है, बहुत बिल्कुल आसानी से डिकम्पोज नहीं होती है। तो वो क्या होती है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मिट्टी में, वो क्या करते हैं, चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचुरल प्रोसेसेस से, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो जाते हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है, लुक एट टेबल 3.3। तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है 3.3, ठीक है। तो इस टेबल को पहले हम अच्छे से अभी देख लेते हैं। ओके, देखिए, टाइप्स ऑफ वेस्ट, अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू डिजनरेट, नेचर ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है,
अलग अलग टाइप के जो वेस्ट जो कचरा निकलता है उसके बारे में, कितना टाइम लगता है उसे डिकम्पोज होने में, और वो मतलब किस नेचर का है, वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, वो देखेंगे हम। सबसे पहले दिया हुआ है पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा। ठीक है, अब जो हमारे घर पे वेजिटेबल या फ्रूट्स के पील्स निकलते हैं, छिकले निकलते हैं, ठीक है, बचा कुचा जो खाना होता है, इसे डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है, डिजनरेट होने में 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। ठीक है, मतलब 1 से 2 वीक्स लग जाते हैं। और इसका नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेस से, इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, सेकेंड है पेपर। पेपर को कितने लगते हैं, 10 से 30 दिन, मतलब 1 महीने के करीबन, तो 10 दिन से 30 दिन तक लग जाता है। ठीक है, 10 to 30 डेज। तो ये भी क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। थर्ड है कॉटन क्लोथ्स। अब जो कॉटन का कपड़ा होता है उसे 2 से 5 महीने लग जाते हैं, मतलब 2 to 5 मंथ्स। ठीक है, ये भी क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। अब वुड, जो लकड़ी होती है ना, वुड, उसे कितने टाइम लगता है, 10 से 15 साल। ठीक है, मतलब 10 से 15 साल लग जाते हैं। और ये क्या है, ये भी एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। ठीक है, वूलन क्लोथ्स। अब जो वूलन क्लोथ्स होते हैं ना, जैसे स्वेटर्स वगैरह, वो वाले वूल से बने हुए क्लोथ्स, इन्हें अबाउट अ ईयर, मतलब 1 साल के लगभग इन्हें लग जाता है, और ये भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस। अब देखो, जो मेटल कैंस होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह में मेटल के कैंस आते हैं, ठीक है, कुछ कुछ, और जो अलग अलग मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो इन्हें कितना टाइम लगता है, 100 से 500 ईयर, मतलब इन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये टाइम एक ह्यूमन लाइफ स्पेन से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं, ये नेचुरल प्रोसेस से जल्दी से इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, फिर है प्लास्टिक बैग्स, इन्हें भी several ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। तो इस टेबल में बहुत ही अच्छे से दिया है नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में, किसको कितना टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, ठीक है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, तो ये सारी चीज़ें इस वाले टेबल में दी हुई हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए, Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. अब हमने देखा कि प्लास्टिक को भी ईयर्स लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, इट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी फैलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड इट डज़ नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजीली। देखो, अब सिंथेटिक मटेरियल्स जो होते हैं ना, इन्हें जब हम जलाते हैं तो काफ़ी धीरे धीरे जलते हैं। ठीक है, और पूरी तरीके से जलते भी नहीं है। जो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह, तो ये जलते भी नहीं है, ठीक है, जल्दी से। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इन दिस प्रोसेस इट रिलीज लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। और इससे क्या होता है, जब हम इन प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे काफ़ी सारी ऐसी पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस फ्यूम्स निकलती हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि एयर पोल्यूशन फैलाती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं। ठीक है, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पर हमें फिर एक हाईलाइटेड पैराग्राफ दिया है। हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज। अब क्या आप लोगों ने गार्बेज डंप देखा है, जहाँ पर कभी कभार देखा होगा कि एनिमल्स जो होते हैं ना, वहाँ जाकर जो कचड़े का जो ढेर लगा होता है, वहाँ पर जाकर एनिमल्स क्या कर रहे होते हैं, वो कचड़े में से खाना खा रहे होते हैं। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड। और बहुत बार क्या होता है कि वो खाना खाते खाते क्या करते हैं कि जो पॉलीथीन जैसे मटेरियल होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं, खाने के जो रैपर्स हम फेंक देते हैं, उनको भी वो साथ में खा लेते हैं। ठीक है, कैन यू इमेजिन दिस कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखो, क्या आप उनके कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन कर सकते हो कि क्या होगा उसके बाद। ठीक है, द प्लास्टिक मटेरियल्स चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स अ लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन कॉज ऑफ देयर डेथ। ठीक है, ये प्लास्टिक के मटेरियल उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक करते हैं। ठीक है, उनकी जो स्टमक होता है ना, उनका पेट, उसमें जाकर लाइनिंग बना लेते हैं, और इससे जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, चलिए
The poly bags carelessly thrown here and there are responsible for clogging drains too. अब कई बार क्या होता है कि जो हम इधर उधर प्लास्टिक की चीज़ें फेंक देते हैं ना, उससे ड्रेन्स भी क्लॉग हो जाते हैं। जैसे जो पाइपलाइन वगैरह होती है ना ड्रेन के लिए, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह होता है पूरा, ठीक है, तो उधर पर जो पाइपलाइन वगैरह होता है वहाँ पर भी इस तरीके से प्लास्टिक मटेरियल्स अटक जाते हैं जो हम इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, क्लॉगिंग हो जाती है। ठीक है, चलिए, समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेसली थ्रो the wrappers of chips, biscuits and other eatables on roads and parks or in public places. ठीक है, कई बार हम बहुत ज़्यादा केयरलेसली इधर उधर रैपर्स फेंक देते हैं चिप्स के, बिस्किट्स के और बहुत सारे जो खाने की चीज़ें होते हैं उनके रोड्स में, पार्क में, पब्लिक प्लेसेस में बहुत ज़्यादा केयरलेसली फेंक देते हैं। ठीक है, शुड वी नॉट थिंक टॉइस बिफोर डूइंग सो, क्या हमें सोचना नहीं चाहिए ऐसे फेंकने से पहले? हमें हमेशा क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को, रैपर्स को डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। ठीक है, हमें ज़रूर सोचना चाहिए ये सारी चीज़ें करने से पहले, फेंकने से पहले। ठीक है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक? अब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप क्या ऐसे मेजर्स सजेस्ट करोगे हमारे पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखने के लिए और प्लास्टिक से फ्री रखने के लिए? ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं अब हम। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज़ फार एज़ पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके प्लास्टिक का यूज़ अवॉइड कीजिए, उसे कम से कम यूज़ करें। ठीक है, मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन, जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। ठीक है, अब प्लास्टिक की जगह, ठीक है, कॉटन से बने हुए या फिर जूट से बने हुए बैग का यूज़ करें जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ भी सामान लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, the biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. अब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, इसको अलग अलग कलेक्ट करें और अलग अलग डिस्पोज करें। प्रैक्टिस दिस इन योर होम। अब 2 अलग अलग डस्टबिन ले लीजिए घर में और इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब जो जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं ईजिली, उन्हें अलग कलेक्ट करिए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते हैं, इन्हें अलग कलेक्ट करना है। ठीक है, और इसे हमें अपने घर पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए, कैन यू सजेस्ट अदर वेज, देखिए, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स? अब क्या आप कुछ और ऐसे तरीके सजेस्ट कर सकते हैं जिससे क्या हो कि प्लास्टिक मटेरियल्स का कम से कम यूज़ किया जाए? ठीक है, इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। अब प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करना बहुत ही अच्छा एक तरीका होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है, मतलब जब वो ख़राब हो जाते हैं उनमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके एक नया मटेरियल बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, अब देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। ठीक है, अब ऐसे आइटम्स की आपको लिस्ट बनानी है जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं। However, during recycling, certain coloring agents are added. अब रिसाइकलिंग के दौरान क्या किया जाता है, काफ़ी सारे कलरिंग एजेंट्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, दिस लिमिट्स इट्स यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरिंग फूड। इससे क्या होता है, क्योंकि इसमें कलरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं, इसलिए फूड हम इसमें स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज़। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते आपको ये 5R प्रिंसिपल्स को ज़रूर याद रखना है। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज़। ठीक है, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें। ठीक है, उसको बहुत ही कम रिड्यूस करें, और मतलब उसके यूज़ को रिड्यूस करें, बहुत ही कम उसका यूज़ करें, उसे रिसाइकल करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारी 5 प्रिंसिपल्स एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपको याद रखने हैं। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब ऐसी हैबिट्स डेवलप करें जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। एक हैबिट जैसे कि आप जो कचरा है, रैपर्स हैं, वो डस्टबिन में फेंकें। ठीक है, तो इस तरीके से हैबिट डेवलप करें जो एनवायरमेंट के लिए अच्छी हों। ठीक है, अब यहाँ पर फाइबर वाइज ये क्या है, पहला पॉइंट, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन दी वाटर बॉडीज़ और ऑन दी रोड्स। हमें कभी भी प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, प्लास्टिक की जो पन्नियाँ होती हैं, उन्हें पानी में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, आसपास कोई नदी तालाब है वहाँ पर नहीं फेंकना चाहिए, ना ही रोड पर फेंकनी चाहिए। हमें हमेशा उन्हें डस्टबिन में डालना चाहिए।
ठीक है। सेकेंड पॉइंट्स, टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट कैरी बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। अब हम जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें कॉटन का या फिर जूट का कैरी बैग यूज़ करना चाहिए इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, क्योंकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। थर्ड पॉइंट है, ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, एग्जाम्पल यूज़ ऑफ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक वन। और प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ कम से कम करें। अगर आप प्लास्टिक के लंच बॉक्स को यूज़ करते हैं तो उसकी जगह स्टील की लंच बॉक्स को यूज़ करें। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हम ले सकते हैं प्लास्टिक की यूज़ को कम करने के लिए, जो यहाँ पर दिखाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया प्लास्टिक्स के बारे में, ठीक है, प्लास्टिक की चीज़ों के बारे में, क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं इनको मिनिमाइज़ करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो प्लास्टिक और एनवायरनमेंट वाला टॉपिक था ये हो जाता है हमारा फिनिश, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।